नमो नमः। छात्रों, आज हम एक संस्कृत व्याकरण के महत्वपूर्ण विषय में प्रवेश करने जा रहे हैं। छात्रों, उस विषय का नाम है संधि। संस्कृत व्याकरण की जब बात करते हैं तो संधि, समास, संज्ञा, कारक ये मूलभूत स्तंभ के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। इनका आधारभूत ज्ञान संस्कृत व्याकरण की उत्कृष्टता को परिभाषित करता है। इसलिए इनका अध्ययन अच्छी तरह से होना संस्कृत के छात्र के लिए, वेद के छात्र के लिए होना अत्यंत आवश्यक है। आज का जो छात्रों प्रकरण है वो है संधि प्रकरण। और संधि प्रकरण का छात्रों आज की कक्षा में केवल और केवल हम परिचय पढ़ेंगे। संधि किस का अर्थ क्या है, संधि किसको कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है और संधि किन किन परिस्थितियों में की जाती है, इसका केवल एक सामान्य अध्ययन आज की कक्षा में हम करने जा रहे हैं। पहले हमारे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि संधि कहते किसको हैं, संधि है क्या, संधि की परिभाषा क्या है। तो शास्त्रकारों ने लिखा है, वर्णानाम मेलनम संधि। वर्णों के जो परस्पर मेल को संधि कहते हैं। हम गत कक्षा में संज्ञा प्रकरण में इस बात का अध्ययन कर चुके हैं। पर सन्निकर्षः संहिता सूत्र के माध्यम से वर्णों की अत्यधिक समीपता को संहिता अर्थात अथवा संधि कहते हैं। वर्णों की जो अत्यधिक समीपता हो जहां पर, उसको हम संधि कहते हैं। आज का जो विषय है हमारा संधि, उसमें सबसे पहली जो परिभाषा हमने लिखी है आप देख सकते हैं बोर्ड पे। संधि का परिचय हम पढ़ रहे हैं। परिभाषा इसको अपनी टिप्पणी पुस्तिका में भी आप लिख सकते हैं। वर्णानाम मेलनम संधि। वर्णों का जो परस्पर मेल है उसको संधि कहते हैं। पर सन्निकर्ष संहिता, जो बिना किसी व्यवधान के, अब देखिए इसकी परिभाषा का अर्थ क्या कह रहे हैं, दो वर्णों में अत्यधिक या अतिशय सन्निधि, दो वर्णों में या पदों में अत्यधिक सन्निधि या समीपता संधि कहलाती है। संधि को संहिता भी कहा जाता है। दो वर्णों का उच्चारण बिना किसी व्यवधान के निरंतरता से करना ही संधि है। इन दो, अब निरंतरता से दो वर्णों का हम उच्चारण करते हैं और बिना कोई व्यवधान के, बिना कोई रुकावट के यदि हम उसका उच्चारण करते हैं तो वह संधि कहलाती है। और भी क्या कहते हैं, इन दोनों वर्णों के मिलन में कोई, जब ये दो वर्णों को हम मिलाते हैं तो कभी तो आगम होगा किसी सूत्र के माध्यम से, कभी आदेश होगा, या फिर कोई विकार उत्पन्न होता है, या किसी वर्ण का लोप हो जाता है, या तो आगम हो जाता है या आदेश हो जाता है या कोई वर्ण लोप हो जाता है। इस तरह की स्थितियां संधि प्रकरण में हमको देखने को मिलेंगी। ये परिभाषा के रूप में आप संधि की लिख सकते हैं। अब छात्रों, जो अगली जिज्ञासा हमारे मन में उत्पन्न होती है कि संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के कितने भेद होते हैं। छात्रों, हमें प्राय यह सुनने को मिलता है पंचसंधि प्रकरणम। हम जब संस्कृत का सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में सुनते हैं किसी व्याकरण के मुंह से कि संधि, पंचसंधि प्रकरण का अध्ययन किया क्या नहीं किया, तो पंचसंधि से अभिप्राय ये तो तय हो गया कि संधियां 5 प्रकार की होती हैं। भट्टोजी दीक्षित ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में संधि को 5 भागों में विभक्त किया और उन 5 भागों के भी पृथक अलग अलग विभाग होते चले गए। उदाहरण के लिए देखिए, भट्टोजी दीक्षित ने जो पंचसंधि प्रकरण कहा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में, ये मैंने इसको इधर स्पष्ट किया हुआ है बोर्ड पर देखिए। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के 5 भेद होते हैं। पंचसंधि प्रकरण जिसको हम कहते हैं, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है अच संधि। अच संधि जिसको हम अच प्रत्याहार से अभिप्राय स्वरों से है, उसे हम स्वर संधि भी कहते हैं। दूसरा जो भाग है संधि का, वो प्रकृति भाव संधि है। दूसरा भाव कौन सा है? भाग कौन सा है? प्रकृति भाव संधि। और जो तीसरा भाग है वो है हल संधि, जो व्यंजन वर्ण जिसमें समाय, हल वर्ण, जिस हल प्रत्याहार के जो वर्ण से अभिप्राय व्यंजन वर्णों से है, व्यंजन संधि भी इसको हम कहते हैं। तीसरी जो संधि का, चौथा जो संधि का भाग है वो है विसर्ग संधि, और 5वां जो भाग है वो है स्वादि संधि। ये तो हो गया पंचसंधि प्रकरण। और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में जो भट्टोजी दीक्षित ने संधि को बांटा है 5 भागों में, वो तो हो गया ये।
चूंकि हमारे वेद भूषण और विभूषण के पाठ्यक्रम में जो प्रकरण चलता है वो है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वरदराजाचार्य ने इसको 3 भागों में विभक्त किया है। संधि तो वही है, प्रमुख प्रमुख सूत्रों को लेकर के 3 भागों में विभक्त किया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं ये देख लीजिए आप इसको। ये संधि के भेद 3 होते हैं। किसके अनुसार? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अच संधि, जो जिसको स्वर संधि कहते हैं। दूसरा है हल संधि, जिसको हम व्यंजन संधि भी कहते हैं। तीसरा है विसर्ग संधि। अब छात्रों, आपके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि गुरुजी ये प्रकृति भाव संधि और स्वादि संधि कहां पर चली गई? तो छात्रों, जब लघु सिद्धांत कौमुदी में हम संधि का अध्ययन करते हैं तो अच संधि के अंतर्गत अच संधि में ही प्रकृति भाव समाहित हो जाती है। इसी प्रकार विसर्ग संधि में स्वादि संधि समाहित हो जाती है। ये संधि अपनी उपस्थिति तो रखती है, किंतु इसको अच प्रकृति भाव को अच संधि में समाहित कर लिया जाता है और स्वादि संधि को विसर्ग संधि में समाहित कर लिया जाता है। इस प्रकार वरदराजाचार्य जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि की 3 भेद बताए हैं। अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। हल संधि को हम व्यंजन संधि भी कह सकते हैं और अच संधि को हम स्वर संधि भी कहते हैं। आगे का जब हम इनके प्रकरण को विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे अच संधि को हम पढ़ेंगे तो अच संधि में भी बहुत सारे भाग आएंगे। गुण संधि, यण संधि, पर रूप, पूर्व रूप, बहुत सारे भेदों में अच संधि का विभाजन। इसी प्रकार हल संधि का भी विभाजन, इस प्रकार इनका विभाजन वहां तय किया गया है। अब छात्रों, हमारे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि गुरुजी संधि होती किन परिस्थितियों में है और किन परिस्थितियों में नहीं होती। तो उसके लिए आगे ये श्लोक मूल पाठ में आया है, लेकिन मैं आज आपको यहीं इसका समझाना आवश्यक है कि संधि होती कब है। इस कारिका को देखेंगे तो इसमें लिखते हैं सहितेक पदे नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। एक बार मेरे साथ अनुवाचन करेंगे। सहितेक पदे नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। तो छात्रों, क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि देखिए क्या कह रहे हैं इस कारिका के माध्यम से। ये कह रहे हैं कि एक पद, पहला संहित एक पदे, संहिता से अभिप्राय संधि से, संहित एक पदे नित्या, एक पद जहां होगा वहां अनिवार्य रूप से संधि होती है। उदाहरण के लिए देखिए, एक पद में संधि कार्य प्राप्त हो रहा है तो संधि अवश्य करनी चाहिए। जैसे जय, एक पूर्ण पद को एक साथ ही बोलना होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम अब देखते हैं, जय जो पद है इसको एक साथ ही बोला जाएगा, इसको अलग से हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका जो विग्रह होता है वो जे प्लस ए होता है। जे प्लस ए होता है। जे प्लस ए होने के कारण हम इसको अलग अलग ना बोल करके इसको इसी के साथ एक साथ बोलेंगे। जय एक पूर्ण पद के साथ एक ही साथ बोलना होगा। जे प्लस ए, इस तरह से हम इसको अलग अलग रूप में, इस रूप में न कि जय और ए के अलग अलग रूप में बोलेंगे। एक पद में अनिवार्य रूप से संधि होती है। संहितेक पदे नित्या, एक पद का उदाहरण ये हो गया जय का, जे प्लस ए, मतलब इसको न बोल करके इसी को बोला जाएगा। तो ये एक पद में निश्चित रूप से संधि होती है। अब जो दूसरी बात उन्होंने कहा, नित्या धातुपसर्गयो, नित्य से मतलब है हमेशा होती है। नित्या धातुपसर्गयो, ये क्या कहना चाह रहे हैं? नित्या धातुपसर्गयो, धातु और उपसर्ग के कार्य में जब धातु से पूर्व उपसर्ग हो और संधि कार्य प्राप्त हो रहा हो तो प्राप्त संधि का कार्य अनिवार्य रूप से होगा। जैसे धातु से पूर्व में यदि कोई उपसर्ग लग रहा हो तो यदि संधि का कार्य प्राप्त हो रहा हो तो वहां अनिवार्य रूप से होगा। जैसे अधि उपसर्ग पूर्वक हम करते हैं इते, अधिते जो रूप बनता है उसके लिए कहते हैं अधि प्लस इते, अधि उपसर्ग पूर्वक प्लस, तो अधिते जो रूप बनता है यहां अनिवार्य रूप से संधि होगी। नित्या धातु उपसर्ग, धातु किसी आगे कोई उपसर्ग लगा हो तो निश्चित रूप से संधि होती है।
तीसरी बात जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, या अदिते संधि युक्त होगा। तीसरी जो बात कह रहे हैं, समास किया हुआ हो, नित्या समास है, समास में भी नित्य रूप से संधि होती है। समास किया हो पद समस्त पद कहलाता है, समास किया हुआ पद समस्त पद कहलाता है। समस्त पद में संधि कार्य संभव हो तो वहां भी अनिवार्यतः होगा। जहां अर्थात जहां सामासिक पद होंगे वहां, जैसे नीलम उत्पलम, तो नील प्लस नील घन उत्पल, तो नीलोत्पलम होगा, वहां गुण कार्य अनिवार्य रूप से होगा। नील घन उत्पलम बनेगा तो नीलोत्पलम हमको करना पड़ेगा। समास में भी नित्य रूप से संधि होती है। अब देखिए जो अगली बात, वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, जो ये बात कह रहे हैं, पुनश्च ये कह रहे हैं वाक्य में संधि कार्य प्राप्त होने पर यह वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह संधि कार्य करे या ना करे। यह नियम वैकल्पिक हो सकता है, जहां जरूरत होगी उसको, अच्छा वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है, जहां उसे उचित लगे। वाक्य में केवल ये नियम बताया, वाक्य में यदि वक्ता चाहे तो कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। जैसे सा इह आगच्छति, वाक्य में संधि कार्य प्राप्त है, सा इह आगच्छति में संधि कार्य प्राप्त है। यदि वक्ता चाहे तो खंडश यथारूप सा इह आगच्छति भी बोल सकता है, और वह संधि कार्य करना चाहे तो सेहागच्छति भी बोल सकता है, सा इहागच्छति भी बोल सकता है, सेहागच्छति भी बोल सकता है। तो अभिप्राय ये है, एक पद में नित्य रूप से संधि होगी, धातु उपसर्ग, किसी उपसर्ग धातु से पूर्व में उपसर्ग लगा हुआ हो, संधि प्राप्त हो रही, वहां अनिवार्य रूप से संधि होगी। समास में अनिवार्य रूप से संधि प्राप्त हो रही हो तो वहां होगी। लेकिन यदि कोई वाक्य हो तो वह वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वो संधि कार्य करता है या नहीं करता। तो छात्रों, आज हमने संधि का परिचय सामान्य रूप से जाना। यदि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि संधि किसको कहते हैं, वर्णानाम मेलनम संधि, परस्पर वर्णानाम मेलनम संधि, दो वर्णों के पदों के मेल को संधि कहते हैं। पर संधि कर्ष संहिता, इसके लिए एक सूत्र, वर्णों की अत्यधिक समीपता को संहिता अर्थात अथवा संधि कहा जाता है। संधि के 5 भेद होते हैं। ये 5 भेद वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार होते हैं, अच संधि, प्रकृति भाव संधि, हल संधि, विसर्ग संधि और स्वादि संधि। लेकिन चूंकि हमारे पाठ्यक्रम में लघु सिद्धांत कौमुदी चलती है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, अभिप्राय अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन सी होती है? अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। और संधि के बारे में मैंने बताया कि संधि कहाँ कहाँ होती है। एक पद में होती है, धातु से पूर्व में उपसर्ग लगा हुआ हो तो वहां होगी, समास में होगी, और वाक्य में वक्ता के ऊपर निर्भर करता है। तो ये छात्रों हमने जाना। और संधि की जो व्युत्पत्ति है वो मैं आगामी कक्षा में बता दूंगा। प्राय मैं कक्षा में सबको इसको लिखवा चुके हैं। संधि की जो व्युत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक धातु करने पर जो उत्पन्न हो शब्द निष्पन्न होता है। तो छात्रों, हमने आज ये जाना, संधि का सामान्य परिचय हमने जाना। अब इनके भी जो अलग अलग भेद होते हैं अच संधि के, जैसे यण संधि में हम प्रवेश करेंगे इको यणचि सूत्र के माध्यम से। आगामी कक्षा में हम उसका अध्ययन करेंगे। छात्रों से मेरा निवेदन है कि संधि के जो लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल पाठ है उसको अध्ययन कर लें और उसको कंठस्थ कर लें, जिससे समझने में दिक्कत ना आए। संस्कृत भाषा के अध्यापन में कुछ व्यवहारिक दिक्कतें ये आ रही हैं, चूंकि कक्षीय वातावरण नहीं है, और दूसरा ऑनलाइन क्लास के माध्यम से छात्रों को अवगमन में समस्या आ रही है, कुछ छात्रों को आ रही है। इसलिए ये तय किया गया कि हिंदी में ही अध्यापन का कार्य किया जाए। अगर छात्रों को इससे संबंधित कोई भी शंका हो तो निसंकोच संदेश के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। तो छात्रों, और एक बात, जो पीडीएफ के रूप में लघु सिद्धांत कौमुदी है जो डाउनलोड कर, उसमें कुछ एक अशुद्धियां है, उनको मैं शुद्ध करवा दूंगा। ज्यादा नहीं, 10-20% अशुद्धियां हैं, उसको शुद्ध करवा दिया जाएगा। तो मूल पाठ को, जिनके पास पुस्तक नहीं है वो डाउनलोड कर ले लघु सिद्धांत कौमुदी को, और मूल पाठ को कंठस्थ कर करके कक्षा से पूर्व में आए तो अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं फिर भी समझ में आए तो मुझको पूछ सकते हैं। तो छात्रों, कल से हम संधि प्रकरण में प्रवेश करेंगे। आज हमने संधि के बारे में सामान्य रूप से जाना कि संधि कितनी होती है, संधि का स्वरूप क्या है, तो इसको अध्ययन करके आए। नमस्कार।